नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। उत्साह और अट नहीं रही, आज की हमारी ये दो कविताएं हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं और चैप्टर नंबर 5 में है। चैप्टर 3 एंड 4 आपके सिलेबस में नहीं है, इसके लिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा है, सूरदास के पद और रामचरितमानस से रचित लिया गया संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये दोनों ही पाठ हमने पढ़ लिए हैं। बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप वो दोनों पाठों का वीडियो भी ज़रूर देखें। उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज दो कविताएं पढ़ेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित हैं। दोनों ही कविताएं बहुत ही प्रकृति से संबंधित हैं और बहुत ही सरल भाषा में हैं। इसके बाद इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैं लेकर आऊँगी। इसके लिए सभी वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक आते रहें, और शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु, या मृत्यु शब्द रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना बच्चों। ये आएगा इस तरह से, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961, बंगाल महिसादल राज्य में। और इनकी रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, पेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगी कि दुखों व संघर्षों से भरा जीवन जीने के बाद कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन काल हमने देख लिया है कि 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में इनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका इन सब के प्रकाशन से हुआ। और स्वामी परमहंस व विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज जो हम कविता पढ़ेंगे वो बादल पर रचित है, और ये कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। तो पहली कविता उत्साह है, फिर दूसरी है अट नहीं रही। तो इस तरह से इसमें इस कविता के माध्यम से जीवन को एक अलग दिशा देने और अपना विश्वास खो दे चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराशा व हताश लोगों को ये उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली ज़रूर लौटेगी, आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। जैसे सब जगह अभी कोरोना की वजह से सभी लोग निराश हैं और हतोत्साह हो रहे हैं, तो मतलब विश्वास रखें, दुख आने के बाद सुख ज़रूर आता है, तो विश्वास ना खोएं। ये कविता आज के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहले कविता जो उत्साह है उसको। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। तो इसका भावार्थ हम देखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उस समय का वर्णन बेहद खूबसूरती से किया है, जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे बादलों से घिर जाता है। आप देखते हो ना कि पूरे मतलब मौसम है वो काला हो जाता है, और बारिश होती है उससे पहले घनघोर घटा छा जाती है, और बार बार आकाश से बिजली चमकने लगती है। तो कवि बादलों से ज़ोर ज़ोर के गरजने का आह्वान करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि पहले ज़ोर ज़ोर से गरजो और घेर लो, पूरे आकाश में छा जाओ, और फिर जोरदार से बरसो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हे बादल, तुम जोरदार गर्जना करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, ताकि इस पूरे आकाश में छा जाओ। फिर जोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। इसलिए तुम जोरदार गर्जना करो और अपनी गर्जना से सोए हुए लोगों को जागृत करो, उनके अंदर एक नया उत्साह और नया जोश भर दो। क्योंकि ये कविता उस समय रची गई थी जब
हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तो इस तरह से बादलों को एक क्रांतिकारी का यहाँ रूप देकर कवि जनता को संबोधित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं बादलों के माध्यम से कि हे बादल, तुम इतना ज़ोर से गर्जना करो ताकि सोए हुए लोगों में जागृति पैदा हो सके। तो समझ में आया होगा बच्चों पहली लाइन का अर्थ। दूसरा है ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो यहाँ पर कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से कर रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले, कि सुंदर सुंदर, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले मतलब गोल गोल छल्ले के आकार वाले जो बाल हैं, तो ऐसे ही बाल जिस तरह से होते हैं वैसे ही गोल गोल छल्ले वाले जो बादल हैं, तुम किसी बच्चे की कल्पना की भांति हो। बाल कल्पना कैसे हो पाले, मतलब तुम किसी बच्चे के जो काले काले घुंघराले बाल होते हैं उनके जैसे हो। यानी छोटे बच्चों की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, हर पल उनके मन में नई नई बातें या कल्पनाएं जन्म लेती हैं। ठीक उसी प्रकार तुम भी हर पल अपना रूप बदलते रहते हो। तो क्या कहा है यहाँ कवि ने, बादलों के सौंदर्य का वर्णन किया है और उनको कहा है कि ललित ललित काले घुंघराले मतलब सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम किसी बच्चे की जैसे लगते हो, बच्चे की कल्पनाओं के जैसे लगते हो। जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं बार बार बदलती रहती हैं, उनकी इच्छाएं बार बार बदलती रहती हैं, वैसे ही तुम भी हर पल अपना रूप बदल रहे हो। चलो आगे। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन पाले वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि आगे क्या कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा, जो आकाशीय बिजली होती है, बिजली जो कड़कती है, अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सर्जन करेगा। मतलब जो बिजली एकदम से गरज रही है, जो चमक रही है बादलों में, उससे ये आभास होता है कि जिस तरह से एक कविता करने वाला एक कवि होता है, नई कविता का सर्जन करता है, वैसे ही बादलों में जो बिजली चमक रही है तो ऐसे लगता है कि एक कुछ नया होने जा रहा है। तो यहाँ पर निराला जी हैं, बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू हो जाता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस तरह से कवि की तरह बादल हैं जो कि जैसे ही बादल बरसते हैं, मतलब पानी बरसता है, धरती पर नए जीवन की शुरुआत होती है। तो इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे नई कविता का सर्जन करो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो और उनमें आकाश उत्साह भर दो, उनको ऊर्जावान बना दो। तो बोलते हैं कि जोरदार आवाज़ के साथ तुम गरजो ताकि लोगों में नया उत्साह भर जाए। विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब हृदय में बिजली की जो छवि है, उसकी जो आकृति है वो हृदय में इस तरह से लोगों के बस जाए, जिस तरह से एक कवि नई कविता का सृजन करके लोगों में उत्साह लाने का प्रयास करता है, वैसे ही जो बिजली चमकती है बादलों में, उससे भी धरती पर नए जीवन का संचार होता है, नई ऊर्जा, नया उत्साह लोगों के मन में भर जाता है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। तो इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने तपती गर्मी में बेहाल लोगों के बारे में वर्णन किया है और कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं। विकल विकल मतलब व्याकुल हैं। उन्मन थे उन्मन, उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। विश्व के निधाग के सकल जन, तो इस पूरे विश्व में
इस भरी गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण सभी जन व्याकुल हैं और उन्मन है। उन्मन मतलब एकदम निराश है, उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो जब इस पूरे संसार भर में लोग पूरी तरह से व्याकुल हैं, तो कवि कहते हैं कि अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घन काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा करो और तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। लोग अत्यधिक गर्मी से एकदम व्याकुल हो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है किसी भी कार्य में। तो हे बादलों, हे काले बादलों, तुम पूरे आकाश भर पर छाए हुए हो, अब घनघोर वर्षा करो और तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वे किसी भी दिशा से आ सकते हैं। तो धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर से नए उत्साह व उमंग से भर जाता है। तो इसलिए कवि मतलब बादलों से एक निवेदन कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर बहुत गर्मी से बेहाल हैं और तुम अज्ञात हो, मतलब तुम्हारा आने की कोई निश्चित दिशा नहीं है। इसके लिए तुम बरसों घनघोर बारिश करो ताकि यहाँ जो गर्मी से तृप्त हैं लोग, उनको राहत मिल सके और उनके मन में फिर से उत्साह व उमंग भर सके। चलिए बच्चों, ये पहली कविता पूरी होती है। अब हम दूसरी कविता पढ़ रहे हैं, अट नहीं रही। इस कविता का नाम है अट नहीं रही, मतलब समा नहीं रही है ये चीज़। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो इसमें कवि बसंत ऋतु जो कि फागुन मास में आती है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से जो फागुन महीना है वो एकदम से उसमें चमक आ जाती है और ये आभा इतनी अधिक है कि किसी के मन में भी समा नहीं रही। ये कोई भी इतनी ज़्यादा है फागुन मास की छवि और चारों तरफ से खुशहाली, सुंदरता। क्योंकि आपको पता है कि फागुन माह मतलब लगभग मार्च के महीने में चारों तरफ फसल जो है वो लहलाती रहती है और पीले पीले सरसों के फूल आए रहते हैं। चारों तरफ हरियाली है, हरियाली और फल फूलों से भरी हमारी धरती बहुत ही सुहावनी और सौंदर्यपूर्ण लगती है। इस वजह से वो जो आभा है, वो चमक है, वो हर किसी के मन में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। तो कवि कहते हैं कि बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। तो बसंत ऋतु के समय जब बसंत ऋतु है जब आती है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। तो कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है। तो ये वसंत का आगमन है, ऐसा लगता है कि ये आसमान में उड़ना चाहता है और उसके लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा है, क्योंकि इसकी खुशबू चारों ओर हर घर में फैल जाती है। कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है लेकिन उसकी आंखें हट ही नहीं रही। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि बसंत ऋतु जो फागुन मास में आती है उसकी आभा इतनी अधिक है, उसकी चमक इतनी अधिक है कि वो हर किसी के मन में समाहित नहीं हो पा रही है। और बसंत जब सांस भी लेता है तो सब जगह हर घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। और जब वह कभी कभी ऐसा लगता है कि वसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है और इस सौंदर्य से मैं आँख हटाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आँखें हट ही नहीं रही। आगे, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। तो पेड़ों पर नए पत्ते निकल रहे हैं जो कई रंगों के हैं। पत्तों से लदी डाल मतलब डाल जो है वो पत्तों से लदी हुई है और कहीं हरी कहीं लाल। तो ये जो पत्ते हैं
और ये जो डालियाँ हैं कहीं हरी दिखाई दे रही हैं तो कहीं लाल दिखाई दे रही हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। तो कहीं पड़ी है ऊर में, ऊर मतलब हृदय में, मंद मंद पुष्प माल मतलब एकदम मंद मंद खुशबू बिखेरती हुई मालाएं दिखाई दे रही हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और वह इतनी अधिक है कि धरा पर समा ही नहीं रही। पाट पाट मतलब हर जगह। तो यहाँ पर फल फूलों और पेड़ों की टहनियों की सुंदरता यहाँ पर बताई है। यहाँ थोड़ी सी हम पूरी जो कविता है उसकी समरी देख लेते हैं, उसका सारांश देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है इस कविता में। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तैस कर देने वाला वज्रपात दोनों रूप देखते हैं, इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति, नया जीवन डालकर मूसलाधार बारिश करे। और कवि कहते हैं कि बादल खूब गरजें और बरसें और भीषण गर्मी से परेशान धरती को तृप्त करें। फिर दूसरी कविता जो थी अट नहीं रही, तो इस कविता में फागुन माह का मानवीकरण किया है, मतलब उसको एक मनुष्य के जैसा बताया है। तो फागुन में सब जगह मादकता ही मादकता छाई हुई है। प्राकृतिक शोभा अपने पूर्ण यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए नए पत्ते फूल फलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। बाग बगीचों और पशु पक्षियों में फागुन का उल्लास भर जाता है। ऐसा परिवर्तन केवल और केवल फागुन मास में ही आता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि फागुन में जो होता है वह बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो और वे चाहकर भी अपनी आँखें इस प्राकृतिक सौंदर्य से हटा नहीं पा रहे हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी है, मतलब प्रकृति ने अपने गले में सुगंधित फूलों की माला पहनी हुई है और इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोड़ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही, मतलब फागुन की जो सुंदरता है वो समा नहीं रही, किसी के भी मन में समाहित नहीं हो रही। और कवि कहते हैं कि मेरी तो नज़रें ही इस सुंदरता से हट नहीं रही। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आशा है आपको भी ये कविता अच्छी लगी होगी और इनके प्रश्नों के उत्तर तो आप अपने आराम से कर दोगे। फिर भी मैं प्रश्न उत्तरों का वीडियो लेकर आऊँगी जो कि परीक्षा की दृष्टि से संभावित होंगे और आपको परीक्षा में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।